तो आज हमारी दुनिया की ज़्यादातर गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट की रेस में लगी हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जैसे इंडिकेटर्स इस डेवलपमेंट के आउटकम्स का प्रूफ भी हैं। लेकिन ये ग्रोथ मॉडल लंबे समय तक मेंटेन किए जा सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से की जाए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही जुड़ा है आज का दिन। आज यानी 22nd मई की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा सैंक्शनड ये डे दुनिया भर के सामने आज सबसे बड़े चैलेंज को हाईलाइट करने के लिए बनाया गया है। ये दिन आज हो रही अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को हाईलाइट करने की एक कोशिश है। दोस्तों, इस बार के वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे का स्लोगन है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। हालांकि ये स्लोगन भारतीय सभ्यता के लिए कोई नई बात नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली हमारी प्राचीन सभ्यता का फाउंडिंग स्टोन रहा है। लेकिन इस प्राचीन प्रिंसिपल को हर साल लोगों के जहन में फिर से जगाना आज बहुत जरूरी हो चुका है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या सच में ये इतनी जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए एक अलग दिन ही बना दिया। क्या है आज इसके लिए सबसे बड़ा खतरा और आज तक क्या किया है हमने इसे बचाने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स को भी डोमिनेट करते रहे हैं और साथ ही मेंस एग्जाम के GS1 और GS3 में एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के सवाल पूछे जाने अनिवार्य हो गए हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने स्टडी IQ की पहली किताब फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को शानदार रिस्पांस देते हुए यूपीएससी कैटेगरी में बेस्ट सेलर बना दिया। और आपके इसी रिस्पांस की सराहना करते हुए स्टडी IQ लेके आया है इंडियन ज्योग्राफी पे अपनी नई किताब, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है यूपीएससी CSE और बाकी के स्टेट एग्जाम्स के लिए। इस बुक के स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो अराउंड 200 मैप्स और डायग्राम्स यूज किए गए हैं बेहतर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, टेबल फॉर्म में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रियल लाइफ एग्जांपल की केस स्टडीज और भी बहुत कुछ है जो इस बुक को बनाता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों, आज ही घर बैठे ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इंडियन ज्योग्राफी पे स्टडी IQ की शानदार किताब। लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, रेडियो डेटिंग के एस्टिमेट्स के हिसाब से हमारी धरती करीब 4.5 बिलियन ईयर्स से पहले फॉर्म हुई। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर आज तक के टाइम को बहुत से जियोलॉजिकल एराज में बताया गया है। 4 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा की इस इवोल्यूशनरी टाइम स्केल में धीरे धीरे टिबरेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, डायनासोर्स, मैमल्स और फिर हम जैसे होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। धरती पे पाए जाने वाले बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स की इस वैरायटी को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दोस्तों, हमारी धरती का बायोस्फीयर कितना डाइवर्स है इसे जानने के लिए कुछ आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। इस धरती पर करीब 65 लाख और समुद्र में करीब 22 लाख स्पीसीज पाई जा चुकी हैं। रेप्यूटेड साइंटिफिक जर्नल PLOS बायोलॉजी में छपी एक स्टडी के हिसाब से ये नंबर एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही छोटा अंश है। इस स्टडी के हिसाब से ज़मीन पर 86% और समुद्र में 91% स्पीसीज अभी तक डिस्कवर ही नहीं की गई हैं। इन आंकड़ों से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ह्यूमैनिटी इस धरती के बायोडाइवर्सिटी का कितना छोटा अंश है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, चाहे 20,000 स्पीसीज हों या 20 करोड़, क्या फ़र्क पड़ता है? इस डाइवर्सिटी के एक्सटेंट का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? आइए जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी आज हमारे ज़्यादातर डेवलपमेंटल चैलेंजेस का जवाब है। आज आपने सुना ही होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट दुनिया के सबसे बड़े इश्यूज में से एक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जिसे फ्यूचर में लंबे समय तक कंटिन्यूड रखा जा सके, यानी सस्टेन किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ें। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये साफ है कि ऐसे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट का ख्याल ना रखें, वे आने वाली पीढ़ियों का इस धरती पर से हक छीनती चली जाएंगी। दोस्तों, इसी प्रिंसिपल को कहते हैं इंटरजेनरेशनल इक्विटी, यानी इस सच को मानना कि इस धरती की रिसोर्सेज पर आज जितना हमारा हक है उतना ही हक आने वाली पीढ़ियों का भी है। इसलिए हमारी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल होना ही पड़ेगा। लेकिन इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या है? दोस्तों, स्कूल में हम सब लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी इकोसिस्टम एक फूड वेब के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें बहुत सी इंडिपेंडेंट फूड चेन्स होती हैं। ये फूड वेब इंश्योर करता है कि प्लांट से लेकर हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स तक एनर्जी का फ्लो चलता रहे। इस फूड वेब में हर तरह के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की अपनी इंपॉर्टेंस और अपना रोल है।
किसी भी एक स्पीसीज के लॉस से ये पूरा ताना बाना बिगड़ सकता है, क्योंकि किसी भी एक स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से एक पूरी फूड चेन टूट जाती है। हालांकि एक इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ स्पीसीज दूसरों के मुकाबले इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है कीस्टोन स्पीसीज, जिनका कंजर्वेशन पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीस्टोन स्पीसीज की कुछ एग्जांपल्स हैं टाइगर्स, लेपर्ड्स, चीताज, एलिफेंट और हनी बीज। इन कीस्टोन स्पीसीज के नाम ध्यान से सुनिएगा। इससे वीडियो में आगे जाकर बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए उठाए जाने वाले कदम आपको बेहतर समझ में आएंगे। दोस्तों, इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी के अलावा बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सी सुविधाएं देती हैं। अनेक प्लांट्स और बैक्टीरिया मिलके पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करके हमें साफ पानी देते हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए न्यूट्रिएंट रिच फर्टाइल सॉइल जरूरी है, जिसके लिए न्यूट्रिएंट साइकिल्स जैसे कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जरूरी हैं। इन साइकिल्स को डाइवर्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स मिलकर ही चला पाते हैं। साथ ही सॉइल इरोजन पर कंट्रोल बिना वेजिटेशन के पॉसिबल नहीं है। एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल और माइक्रो क्लाइमेट के रेगुलेशन के लिए फॉरेस्ट जरूरी है, और फॉरेस्ट को सस्टेन करने के लिए वहाँ की एनिमल बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी से बहुत से फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइबल कम्युनिटीज को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और बेसिक लाइवलीहुड मिलता है, और यहाँ तक कि हमारी कल्चरल वैल्यूज भी बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट है। इसका एक अच्छा उदाहरण है पंचतंत्र की कहानियाँ, जिसमें नैतिक शिक्षा देने के लिए बायोडाइवर्सिटी की कॉन्शियसनेस एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे ही आयुर्वेदा भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका बायोडाइवर्सिटी के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी के अनेक फायदे और इंपॉर्टेंस होने के बावजूद बायोडाइवर्सिटी लॉस पिछली 2 सदियों से मानवता की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक बना रहा है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस 2 तरह से हो सकता है। एक वजह यह है कि किसी स्पीसीज के हैबिटेट में घुसकर उसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के मकसद से उसे नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरी वजह है कि उसके हैबिटेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। आज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अभिन्न अंग बन चुका है। दोस्तों, अनेक रीजन से की जाने वाली स्पीसीज की हंटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसी हंटिंग फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज करोड़ों सालों से करती आई है, लेकिन एक सस्टेनेबल मैनर में। लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने इसे अनसस्टेनेबल बना दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। पैंगोलिन एक मैमल है जो दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक्ड एनिमल है। इसका सबसे बड़ा कारण है चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसकी स्केल्स का यूज। टूरिज्म भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का ही एक तरीका है। आपको जान के हैरानी होगी कि अफ्रीका में ऐसे बहुत से वाइल्ड लाइफ जोन्स हैं जहां टूरिस्ट को पैसे देकर हंटिंग करना अलाउड है। इन्हें गेम पार्क्स कहा जाता है। इसके अलावा अनसस्टेनेबल इको टूरिज्म की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, प्लास्टिक पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन जैसी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अलावा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सी सिटीज की बायोडाइवर्सिटी आज खतरे में है। इसका सबसे खराब उदाहरण आज बेंगलुरु में देखा जा सकता है, जहां अर्बन एक्सपेंशन की वजह से न सिर्फ बहुत से वेटलैंड्स गायब हो चुके हैं, बल्कि अनसस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बेलेंडूर लेक में पानी पर तैरते केमिकल फोम और उसमें लगती आग उन चंद बची हुई लेक्स की हालत बयान करती है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का अगला मुख्य कारण है दुनिया की एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए एवर इंक्रीजिंग डिमांड एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन का रिजल्ट यह है कि एक डाइवर्स इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करके यहाँ सिर्फ चंद तरह के क्रॉप्स और एनिमल्स को जगह दी जाती है, जैसे कि व्हीट और राइस जैसे फूड क्रॉप्स और पोल्ट्री, कैटल जैसे एनिमल्स। लेकिन दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान सिर्फ मैनमेड कॉजेस से ही नहीं, नेचुरल कॉजेस से भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा लॉस होता है। इनके कुछ देखे दिखाए उदाहरणों की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र में हर साल आने वाली बाढ़ से काजीरंगा के 1 हॉर्न राइनोसॉरस खतरे में पड़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लगी फॉरेस्ट फायर्स में बहुत सारी विचलित करने वाली तस्वीरें भी सामने आई थीं। इन फॉरेस्ट फायर्स में कोलाज, कंगारूज और लाखों करोड़ों पेड़ पौधे जल गए। ऐसे फॉरेस्ट फायर्स हमारे हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी के लिए भी खतरा बने रहते हैं। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस और उसको फेस करते खतरों को देखते हुए विश्व स्तर पर कोऑर्डिनेटेड एक्शंस की पहल की गई। आइए इन इंटरनेशनल एफर्ट्स और इनसे जुड़े नेशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्टेप्स के बारे में बात करें। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल एक लार्जर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से पैदा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करने के लिए यूनेस्को का 1971 में लॉन्च किया गया मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है।
इस प्रोग्राम में ह्यूमंस और उनके एनवायरनमेंट के बीच एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए साइंटिफिक बेसिस की नींव रखी गई। 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट होस्ट किया गया, जिसे पॉपुलरली रियो समिट या अर्थ समिट ऑफ 1992 के नाम से भी जाना जाता है। यह इंटरनेशनल समिट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज दोनों ही समस्याओं का इंटरनेशनल आर्किटेक्चर डेवलप करने की मुहिम में एक वाटरशेड मूवमेंट था। रियो समिट से ही निकला फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके तहत 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया, और दूसरा था बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है जिसमें पहली बार ये रिकग्नाइज किया गया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक कॉमन कंसर्न है और साथ ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस का अभिन्न अंग भी। CBD के 3 मुख्य गोल्स हैं: बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज और इस यूज से निकलते हुए बेनिफिट्स का फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इस कन्वेंशन का स्कोप कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत बढ़ाया गया। कार्टागेना प्रोटोकॉल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की एक्सेस और सेफ्टी को एड्रेस करता है, जबकि नगोया प्रोटोकॉल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए इक्विटेबल एक्सेस और इसके कमर्शियल और अन्य बेनिफिट्स की इक्विटेबल शेयरिंग को एड्रेस करता है। CBD के अलावा और भी कई सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है। 1975 से प्रभावी रामसर कन्वेंशन लेक्स और कोस्टल एरियाज जैसे वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए बनाया गया। सेम टाइम पे इंडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज CITES भी लाया गया, स्पेसिफिकली माइग्रेटरी स्पीसीज के अगेंस्ट थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए। 1979 में कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज यानी कि CMS अडॉप्ट किया गया। इन सभी कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इन कन्वेंशंस की मेंबर कंट्रीज रेगुलरली मिलती रहती हैं। इन मीटिंग्स को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जाना जाता है, जो अक्सर न्यूज़ में बनी रहती हैं। इन इंटरनेशनल एफर्ट्स से एक पॉलिटिकल विल डेवलप की गई, जिससे दुनिया के बहुत से देशों ने नेशनल लेवल पर सेम डायरेक्शन में स्टेप्स उठाए। आइए अब भारत में उठाए गए नेशनल स्टेप्स की बात करते हैं। दोस्तों, भारत में बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदमों में सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है। इस एक्ट के तहत ऐसे एनिमल्स की एक लिस्ट बनाई गई जिनकी हंटिंग, स्मगलिंग या ट्रेड लीगली प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज का एक पूरा ढांचा तैयार किया गया। इन प्रोटेक्टेड एरियाज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स मेन टूल्स हैं। इन दोनों में फर्क है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन का। ग्रेजिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रेगुलेटेड तरह से अलाउड हैं, जबकि नेशनल पार्क्स में प्रोहिबिटेड हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कीस्टोन स्पीसीज का नाम ध्यान से सुनने की गुजारिश की थी। भारत सरकार ने इन कीस्टोन स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। 1973 में टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसके तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई, जो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को टाइगर रिजर्व घोषित करने का रिकमेंडेशन देती है। प्रोजेक्ट टाइगर फिनोमिनली सक्सेसफुल रहा है। पीलीभीत और सत्यामंगलम जैसे टाइगर रिजर्व्स ने पॉपुलेशन को डबल करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके चलते इन्हें वर्ल्ड फेमस TX2 अवार्ड से नवाजा गया। 2006 में जो टाइगर पॉपुलेशन सिर्फ 1400 के करीब थी, वह बढ़कर 2018 में 3000 के करीब पहुंच चुकी है। आज भारत के पास दुनिया की टाइगर पॉपुलेशन का 75% हिस्सा होने का सम्मान है। दोस्तों, चूंकि बायोडाइवर्सिटी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं पहचानती, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीज के बीच में रीजनल कोलैबोरेशन। इस ऑब्जेक्टिव के लिए एक ग्लोबल टाइगर फोरम ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज बनाया गया, जिसमें इंडिया, नेपाल, चाइना जैसे 13 देश हैं जहां टाइगर की वाइल्ड पॉपुलेशन पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर का सक्सेस देखते हुए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर 13 स्टेट जहां पर एलिफेंट की साइजेबल पॉपुलेशन है, उन्हें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। एलिफेंट्स के पॉपुलेशन का सेंसस, फील्ड स्टाफ की ट्रेनिंग और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करना इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं, जिससे एलिफेंट्स ह्यूमन हैबिटेशन वाले एरियाज को अवॉइड करके फ्रीली माइग्रेट कर सकें। लेकिन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे मिनरल रिच स्टेट्स में कोल माइनिंग और आयरन ओर माइनिंग ऐसे एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको जानकर दिलचस्पी होगी कि अवेयरनेस जनरेशन के लिए 2010 में एलिफेंट को भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल भी डिक्लेयर किया गया।
टाइगर्स और एलिफेंट के अलावा एक मेजर कीस्टोन स्पीसीज है वल्चर। भारत में वल्चर की 9 स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन वल्चर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बना एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डाइक्लोफेनेक, जिसे जानवरों के लिए पेन किलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब वल्चर्स ऐसे जानवरों की डेड बॉडीज को फीड करते हैं जिन पर इस ड्रग का इस्तेमाल किया जा चुका है, तो उनमें किडनी फेलियर की समस्या देखने को मिलती है। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने डाइक्लोफेनेक के यूज बंद करके कुछ ऑल्टरनेट ड्रग्स को अलाउ किया, लेकिन सस्ता होने की वजह से डाइक्लोफेनेक का यूज आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। इसके अलावा महाराष्ट्र और पंजाब के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने वल्चर रेस्टोरेंट स्टैब्लिश किए हैं, जहां वल्चर्स को अनकंटामिनेटेड फूड सर्व किया जाता है। दोस्तों, वल्चर्स की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का असर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी पर तो पड़ा ही है, लेकिन साथ ही यहाँ बायोडाइवर्सिटी की कल्चरल इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलती है। भारत की पारसी कम्युनिटी के ट्रेडिशनल कस्टम्स पर यह असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पारसीज अपने परिजनों की डेड बॉडीज जलाते या दफन नहीं करते, बल्कि उन्हें टावर्स ऑफ साइलेंस में वल्चर्स के खाने के लिए छोड़ देते हैं। यह उनके कल्चर का एक हिस्सा है, लेकिन वल्चर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से आज ये कस्टम रेयरली देखने को मिलता है। दोस्तों, फॉरेस्ट रेंजर्स जंगल के रखवाले होते हैं, लेकिन बहुत इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं जब गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज आमने सामने खड़े दिखते हैं, लेकिन कम्युनिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक दूसरे के विरुद्ध ना होकर साथ में कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है। असम में इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस की कंजर्वेशन के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 में लाया गया। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असम के बोडो ट्राइब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। इस प्रोग्राम के तहत वन हॉर्न राइनोसोरस को काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा कुछ अन्य प्रोटेक्टेड एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करने की पहल की जा रही है, जिससे कि नेचुरल डिजास्टर्स का थ्रेट इन राइनोस पर से कम किया जा सके। दोस्तों, एक्वेटिक लाइफ की कंजर्वेशन के लिए 1980s में नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम लाया गया, जिसके तहत करीब 115 वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट किया जाता। इन आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स में रामसर साइट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की असिस्टेंस के साथ सी टर्टल प्रोजेक्ट 1999 में शुरू किया गया, जिसके तहत कोस्टल स्टेट्स में सालाना माइग्रेट करने वाले ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग साइट्स का कंजर्वेशन किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का स्पेशल एम्फेसिस ओडिशा पर है। ऐसे ही एक समय पर एक्सटेंशन की कगार पर खड़े क्रोकोडाइल्स को इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत अब खतरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन को, जो गंगा रिवर के प्लेन एरियाज में पाई जाती हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत कंजर्व किया जा रहा है। अगर एनिमल लाइफ के अलावा फ्लोरा की बात करें तो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। ये हमारे पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड गोल्स में भी सहायक होगा। इसके साथ साथ नेशनल आयुष मिशन के तहत फार्मर्स को सब्सिडी देकर हर्ब्स और मेडिकल प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। इससे हमारी फ्लोरल डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी और साथ ही आयुर्वेदा को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये बात हुई बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की, लेकिन प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज और इस यूज से निकलने वाले बेनिफिट्स के इक्विटेबल शेयरिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए 2002 में इंडियन पार्लियामेंट ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर अथॉरिटीज बनाई गईं, जिनका काम ये इंश्योर करना है कि बायोडाइवर्सिटी के यूज से निकलने वाले बेनिफिट्स का एक हिस्सा वहाँ की लोकल कम्युनिटी के फायदे के लिए इस्तेमाल हो। साथ ही फाउंडर्स को हमारे देश की बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इस एक्ट के तहत परमिशन चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारी कोशिश रही है कि आपको वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाई जाए। दोस्तों, हमारे और आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हमें जैसी दुनिया नसीब हुई है उससे बेहतर हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाएं। बस यही इस बायोडाइवर्सिटी डे पर रियलाइज करने के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। दोस्तों, जाते जाते यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन से इस टॉपिक के रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एंड द क्वेश्चन इज दैट लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ यूनिक डिजास्टर एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल as well as man-made causes. Examine in lights of the threats facing biological diversity and the steps taken to overcome such threats. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।